हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज़ में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग एंड इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के इस 40 सालों के दौरान जितने भी डेवलपमेंट्स हुए उसको देखेंगे इस चैप्टर में। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को देखा, ये भी देखा कि हमारा देश इंडिया जब आज़ाद होता है तो मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को अपनाता है। एंड इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्या पड़ी थी, एंड इकोनॉमिक प्लानिंग का जो इतिहास है हमारे यहाँ उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? जब हमारा देश आज़ाद होता है इन 1947, बहुत सारे लीडर्स थे हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट। समस्याएं लेकिन इंपॉर्टेंट दो थी, स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स, जो कि हमने ये भी बताया था आपको कि यही समस्या जो है स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स, यही सेंट्रल प्रॉब्लम्स की भी जड़ है। यहीं से प्लानिंग का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स थे, मैन पावर के मामले में भी या नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी, एंड दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन एक तरफ तो ज़्यादा थी एंड वॉन्ट्स भी अनलिमिटेड होते हैं। तो एज एन इकोनॉमी, एज अ नेशन, हमें ये चाहिए था कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है एंड उन प्रायोरिटीज़ पे हमें फोकस करके अपने देश की ग्रोथ को डायरेक्ट करना है। सो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम सीधे के सीधे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाते तो वहाँ पे तो इकोनॉमिक प्लानिंग की कोई ज़रूरत थी नहीं, कि जो भी है मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि अगर जिनका डिमांड होगा वो खरीदे जाएंगे, जिनकी उनकी सप्लाई करी जाएगी। लेकिन जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिज्म से भी बढ़िया चीज़ें उठाई और कैपिटलिज्म से भी बढ़िया चीज़ें उठा के एक अमेलगमेशन किया एंड उससे मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच हमने उसको फॉलो किया था। तो उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी कि इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों कोलैबोरेशन में कंट्री की ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को डायरेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए थी। अब इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? सो बेसिकली जब हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं एंड वॉट्स अनलिमिटेड है, तो वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर नीड्स एंड उस हिसाब से हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कंट्री के रिसोर्सेज का इन द अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज़ की नेशनल प्रायोरिटीज़, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें जो कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हो, उनको नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके एक्टिविटीज़ को चैनलाइज करना था, डायरेक्ट करना था। इसके लिए वी नीड टू हैव सम प्लान कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर में किस तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से हमें स्टिमुलस करना है या बूम लाना है। सो इसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत थी। प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली एक ही अप्रोच आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम इधर मिक्स्ड अप्रोच अपनाते हैं तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या सोशलिज्म अपनाएंगे तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कैपिटलिज्म अपनाएंगे तो प्लानिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है। दैट मीन्स कि वहाँ पे सारी चीज़ें तो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगी कि कौन सा प्लानिंग मीन्स क्या, कि वी नीड टू डिसाइड व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि हमने ये तीन जो क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन तीनों का आंसर देना है। तो अगर कैपिटलिस्टिक अप्रोच अपनाते तो वो तीनों का आंसर तो मार्केट ही दे देती, जिसका डिमांड है जो प्रॉफिटेबल है उसको प्रोड्यूस करो। विच टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन, तो जो भी सस्ती है उसको प्रोड्यूस करो। किसके लिए बनाओ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो तो उसी को दो जो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को अपनाया तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि समाज के तबके में जो इनकम था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था और डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत सारे लोग पॉवर्टी के नीचे जी रहे थे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज नीडेड। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने क्या करा था कि कहा कि कंट्री के जो भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको हम अपनी डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ी हो, उनको उसमें लगाएंगे, रैशनल यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। प्लानिंग के तहत हमने बेसिक गोल्स भी बनाए थे, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो ऐसा प्लानिंग से अब ये कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि प्लानिंग का जो प्रिंसिपल फोकस था वो ये था कि कैसे हमारा जो रेशनल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो हो पाए। हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स है एंड पॉपुलेशन की जो डिमांड है, नीड है, डिमांड तो एक अलग चीज़ है, नीड वो भी बहुत ज़्यादा है। दैट वाज द केस, उसमें रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज वाज इनएविटेबल, वाज सो इम्पोर्टेंट कि ये करना ही करना था। इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाई डिड वी नीड प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वाज नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट इंडियन इकोनॉमी वाज फाइटिंग विद। इंडियन इकोनॉमी उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रही थी। लाइक पॉवर्टी वाज देयर एवरीवेयर,
तो here you can see the poverty। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ जो युवा थे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई थी। ये इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का अभाव था, सर्विस सेक्टर कुछ उतना ज़्यादा फला फूला नहीं था, एंड एग्रीकल्चर में भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का आप देख सकते हैं तो आलम हुआ करता था। अगली समस्या ये थी कि एग्रीकल्चर में जो आउटपुट था वो बहुत ही कम होता था, यानी कि आउटपुट कम होने के बहुत सारे रीजंस थे। एक तो एग्रीकल्चर में फ्यूडलिज्म ज़्यादा था, ज़मींदारी सिस्टम एक बहुत बड़ा रीज़न था। ऊपर से जो एक्चुअल टेलर्स थे, फार्मर्स थे, उनको इंसेंटिवाइजेशन कोई नहीं मिलता था, तो वो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे। एंड ज़मींदार खेती को एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करते थे, खेती को एज ए जागीर ट्रीट करते थे कि हमें तो प्रोड्यूस मिलेगा ही मिलेगा। सो उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा ही नहीं सोचा। उसके बाद स्टैग्नेशन इन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से ग्रो कर रही थी, या न के बराबर ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी में। एंड वी वर बेसिकली इंडस्ट्रियल बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल रूप से हम अगर औद्योगिकी के रूप से कहें तो बहुत ही ज़्यादा पीछे थे हम लोग। हमारे यहाँ आप कहें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत से इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई है, सीमेंट्स की या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि डिमांड थी उस समय। आप लोहे चाहिए, स्टील चाहिए, क्योंकि हथियार बनाने हैं। या उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने इन्वेंशन हुए थे, इन्वेंशन उस समय इतने ज़्यादा पेटेंट्स रजिस्टर्ड किए गए, उतने ज़्यादा एक 5-6 सालों में ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं किए गए। सो दैट वाज बेसिकली नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज़रूरत थी लोगों को। सो दैट वाज द केस। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए थी। अब ये देखेंगे कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी, हमने जान लिया। प्लानिंग क्या है हमने जान लिया कि बेसिकली जब हम मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच अपनाते हैं तो हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग की ज़रूरत क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं एंड हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको हमें प्लान करना पड़ेगा एंड स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये देखेंगे कि प्लानिंग का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में। अब प्लानिंग 1947 के बाद से ही शुरू होता है या उससे पहले से, उसको भी देखेंगे। सो प्लानिंग की प्रॉपर हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सो प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले इन 1936 एक बहुत ही लेजेंडरी इंजीनियर हुआ हमारे यहाँ। अगर वन ऑफ द बेस्ट माइंड कहें इंडिया के, जो इंडिया में अभी तक आया, तो उसमें से एक ये भी होंगे, एम विश्वेश्वरैया। बहुत बड़े लेजेंडरी इंजीनियर, एंड इनके ही जन्म दिवस पे हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं, भारत रत्न से सम्मानित। तो एम विश्वेश्वरैया चूँकि इंजीनियर थे एंड इंडस्ट्री के प्रति इनका बहुत ज़्यादा झुकाव था। आप देखेंगे तो आज़ादी के समय एंड उससे पहले भी ये वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन 1936, भारत के आज़ाद होने से 11 साल पहले। उसमें इन्होंने बात करी थी कि हमें एक 10 ईयर प्लान बनाना चाहिए एंड उसमें हमारा जो झुकाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमारा जो लेबर है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। एग्रीकल्चर से हमें, क्योंकि हमने बताया था आपको जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, तो क्योंकि इंडस्ट्री हमारे यहाँ पूरी की पूरी बर्बाद कर दी गई है, तो सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। जितने लोगों की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, उसको हमें उठा के इंडस्ट्रीज़ में लाना चाहिए, उसको हमें उठा के इंडस्ट्रीज़ में लाओ। एंड इससे क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा एंड हमारा अल्टीमेटली हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 10 ईयर प्लान बनाएंगे एंड लेबर फोर्सेस को हम चैनलाइज करेंगे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, एंड इससे क्या होगा कि हमारी इनकम 10 सालों में डबल हो सकती है। हमें ये प्रॉपर फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्लानिंग की शुरुआत बेसिकली यही से मानी जाती है। पहली बार ये बुक लिखते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। एंड उसके बाद क्या होता है, इन्होंने ये बात तो बता दिया कि भाई एग्रीकल्चर से हमें लेबर फोर्सेस को उठा के जितने भी लोग इन्वॉल्व है उसमें से ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है तो उनको उठा के हमें इंडस्ट्रीज़ में डालना चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ में खासा फोकस करना चाहिए। इन्होंने एम्फसाइज़ किया था कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे खासा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट वही जनरेट करके देगा। अल्टीमेटली उसी में क्षमता है कि वो नेशनल इनकम को ग्रो करा सके, नेशनल इनकम को बूम दे सके। उसके बाद एक 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, हमारे अगेन वन ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, जवाहरलाल नेहरू भी उसमें थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके बाद ये प्लानिंग कमेटी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से बाहर चले जाते हैं एंड अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, देन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ते हैं। सो दैट वाज द हिस्ट्री कि इससे भी कोई सब्सटैशियल आउटकम नहीं निकलता। इसके बाद हमारे पास बॉम्बे प्लान बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय के जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जी डी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, आरदेशर दलाल, आपके JRD टाटा, इन सब लोगों ने मिलके बॉम्बे प्लान बनाया था 1944 में। उन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए। अगेन उनका जो फ्रेमवर्क था वो ये जो
विश्वेश्वरैया द्वारा जो प्लानिंग की बात करी गई थी उससे मिलता जुलता था। उन्होंने भी ये कहा था, अगेन वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो भी इंजीनियर थे, तो उनका दिमाग तो कॉन्साइड करेगा, उनके ओपिनियंस तो कॉन्साइड करेंगे ही करेंगे। एंड उनके भी ओपिनियंस अपनी जगह बहुत सही थे। उन्होंने कहा कि देखो, एग्रीकल्चर की बायोलॉजिकल लिमिट है, वो सब जानते हैं। तो एग्रीकल्चर की जब बायोलॉजिकल लिमिट है तो हमें क्या करना चाहिए, अपना मोर एम्फेसिस रखना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि हमारे यहाँ इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगी एंड उसी से आगे फर्दर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो पाएगा। सो इसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए एंड इंडिया को अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, कि हमारे यहाँ भी अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की ज़रूरत है, ताकि एक नई तरीके से इनोवेशंस का दौर शुरू हो सके। उसके बाद पीपल्स प्लान बनाया जाता है। एम.एन. रॉय, फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, इन्होंने अकेन ये कम्युनिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के भी बहुत बड़े प्रखर समर्थक थे। तो इन्होंने भी ये बात कही थी, जो अगेन सोशलिज्म से मिलती जुलती है, कि हमें एग्रीकल्चर पे खासा फोकस करना चाहिए, जो कि अगेन सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा ट्रेट है कि वो मजदूरों एंड किसानों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, विच इज़ गुड। तो एम.एन. रॉय ने कहा था कि हमें जो एग्रीकल्चर उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। नेशनलाइज मीन्स उसको सरकार अपने अंदर रख ले एंड उसमें पॉलिसी अपने अकॉर्डिंगली बनाए, यानी कि एग्रीकल्चर एक पब्लिक गुड हो जाएगा। तो नेशनलाइजेशन जब एग्रीकल्चर का करेंगे तो क्या होगी, ज़मींदारी खुद हट जाएगी, लैंड रिफॉर्म लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी के पास तब ज़मीन तो रहेगी नहीं। ज़मींदारों के पास जो इतनी 1300 1400 एकड़ ज़मीनें हैं, तो इसको जब नेशनलाइज कर दिया जाएगा तो ये सारी की सारी हुकूमत उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो असली मजदूर काम कर रहे हैं खेतों में, तो वो खुद से एफर्ट डाल पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा किसी ज़मींदार के हाथों में नहीं जा रहा, जो कि बिना मेहनत के उनसे पैसा लेता है। सो पीपल्स प्लान की बात करी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। ये भी अगेन बहुत बड़ा उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया था कि हमें जो समाज के निचले तबके उनको कैसे उठाया जाए। उसके बाद गांधीयन प्लान, ये अगेन गांधी जी ने नहीं फॉर्मुलेट करा था, ये एक महानुभाव थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, उन्होंने 1944 में ही दिया था। तो गांधीयन प्लान गांधी जी ने नहीं फॉर्मुलेट किया था, लेकिन इनका जो आइडिया था वो गांधी जी के आइडिया से मिलता जुलता था। गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर इंडिया को बढ़ाना है तो हमें बेसिकली दो चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें रूरल डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली टाइम के साथ हो ही जाएगा। अर्बनाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम के साथ होगा ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज आएंगी तो अर्बन एरियाज़ में ही लगेंगी। एंड उसके साथ रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, ग्रामीण इलाकों पे आप उनके ऊपर विकास करने पे फोकस करें, एंड उसके साथ आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड जो लघु उद्योग हैं उस पर काम करें, क्योंकि लघु उद्योग में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी वहाँ से निकलती है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट, ये गांधी जी का मेन फोकस होता था, कि अगर इंडिया ग्रो करना चाहता तो इन दोनों पे उनको खासा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है रूरल डेवलपमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे। सो ये चीज़ें छूटी रह गई अभी तक, आज़ादी के बाद से आज तक 70-75 साल हो गए, अभी तक रूरल डेवलपमेंट के नाम पे या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हमने उठाने के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं किया। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने यही कहा था कि हमें रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको हमें अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। गांधीयन प्लान से ही मिलता जुलता आता है। गांधी जी के एक और बहुत बड़े समर्थक थे और बहुत बड़े फॉलोअर कहेंगे, एंड अगर आज़ादी के बाद के लीडर्स की आप सूची निकालेंगे तो ये सबसे बड़े लीडर हैं। सर्वोदय प्लान फॉर्मुलेटेड बाय नन अदर दैन लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पॉपुलरली नोन एज जेपी। सर्वोदय प्लान क्या करता है, जेपी 1950 में सर्वोदय प्लान लाते हैं। देश तब तक आज़ाद हो चुका है, सारे लोग अपने अपने प्रपोजल्स भेज रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और पटेल को कि भाई इस तरीके से आप प्लानिंग करें। उसी बीच जयप्रकाश नारायण भी एक सर्वोदय प्लान लेके आते हैं। बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, बहुत बड़ा कद था इनका। इन्होंने क्या कहा, गांधीयन प्लान में से कुछ बातें उठाई कि कॉटेज इंडस्ट्री में फोकस करना चाहिए एंड हमें रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। सर्वोदय प्लान में ये भी बात करी गई थी कि हमें एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, बिकॉज जयप्रकाश नारायण अगेन एक सोशलिस्ट थे। एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम को आपको एबॉलिश करना ही पड़ेगा अगर रूरल डेवलपमेंट आपका फोकस है तो, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा व्यापक है। उसके साथ ही लैंड रिफॉर्म्स आप लाएं। ये जो प्रॉब्लम्स है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता है, इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है एंड अल्टीमेटली देश के आउटपुट पे नुकसान हो रहा है, तो आपको लैंड रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की बात करी थी, एबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने की बात करी, कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात करी थी, रूरल डेवलपमेंट की बात करी थी। एंड ये का सर्वोदय मीन्स सभी का होता है। सर्वोदय जो ये कॉन्सेप्ट है ये दिया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे अगेन एक बहुत बड़े फॉलोअर थे गांधी जी के, एंड यही जो आपने भूदान आंदोलन देखा होगा
कि ज़मींदारों के पास जा जा के कहते थे कि आप जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको अपनी ज़मीनें दान करिए ताकि उनका गुजर बसर चल सके। तो सर्वोदय वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के कॉन्सेप्ट को एंड गांधीयन फिलॉसफी को यूज़ करते हुए सर्वोदय प्लान फॉर्मुलेट करा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में। सारे प्लान्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। बॉम्बे प्लान में भी जो बात कही गई थी वो भी सुनने लायक थी कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से अल्टीमेटली इनपुट आएगा। एम.एन. रॉय ने जो बात करी थी वो भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लायक थी कि आपको एग्रीकल्चर को नेशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़मींदार जो है फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी बनती जा रही है गाँव में, एंड इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता जा रहा। गांधीयन प्लान में भी जो बात थी कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट की वो भी बहुत ज़्यादा पॉइंट टू बी पॉइंटेड बात थी। सर्वोदय प्लान में भी जो बात थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आप ज़मींदारी हटाएं, लैंड रिफॉर्म्स लाएं एंड सभी का अपलिफ्टमेंट हो सके। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन का काम यह था कि आपको प्लान्स बनाने हैं। हमारे पास कुछ बेसिक गोल्स होते थे, उस बेसिक गोल्स को फॉलो करते हुए हम हर एक प्लान्स का अपना अपना ऑब्जेक्टिव तय करते थे। वो सारी की सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ अ प्लान? अब ये चीज़ आती है कि प्लानिंग कमीशन हमने बना लिया, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जान ली, प्लानिंग क्यों ज़रूरी था ये भी जान लिया। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट द प्लान इज़, कि प्लान है क्या आखिर। तो प्लान इज़ नथिंग बट अ सिंपल डॉक्यूमेंट जिसमें कि सारे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम प्लान बना रहे हैं तो ज़ाहिराना तौर पर कुछ ऑब्जेक्टिव तो रहा ही होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, लाइक अभी अगर हम प्लान बनाएंगे, अब तो प्लानिंग कमीशन ही एबॉलिश कर दी गई है, अब उसके जगह नीति आयोग आ चुका है। तो प्लान का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें जो भी प्रोग्राम्स, स्ट्रैटेजी एंड स्कीम्स लाने होंगे उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है प्लान में कि बाकायदा वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं रिटन तौर पे। सो प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी वर्कड आउट इन एडवांस टू फुलफिल एनी ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी स्कीम्स, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी एंड जो भी पैसे लगाने की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें प्लान में होती है। प्लान का ड्यूरेशन क्या रखा जाए? प्लानिंग की बात करी जाए तो हमने प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को बॉरो किया है यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एंड जो हमारा ड्यूरेशन होता था प्लानिंग का इंडिया में वो 5 सालों का रखा गया था कि हम प्लानिंग 5 सालों का करेंगे। तो प्लानिंग जो हमारी होती थी, एक प्लान जो होता था वो हमारा 5 सालों का होता था। 1951 से पहला प्लान चलता है एंड उसके बाद मेजर जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो सेकेंड प्लानिंग से लिए जाते हैं, सेकेंड प्लान 1956 से लिए जाते हैं। एंड एक स्ट्रेंज न्यूज की हमारे यहाँ 2015 में जो प्लानिंग कमीशन थी उनको हटा दिया गया। उसको कहा गया कि आप अब बैठे, आपकी जगह नीति आयोग काम करेगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो दैट वाज बेसिकली द रीज़न कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया गया। फंक्शन सेम ही है, काम सेम ही करना, बस नाम चेंज कर दिया गया एंड एक स्टेटस चेंज कर दिया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग, हाउ द प्लानिंग सिस्टम वर्क, what is the history of planning, what is basically a plan, why did we need planning, and what is basically an economic planning. So that's all for today. Hope you have enjoyed it, hope you have understood the concept. Thank you for watching. Have a great day.